बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ज्वालामुखी को इंग्लिश में तो वोल्केनो कहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन देखिए, अब हम इसमें यही सीखेंगे कि ज्वालामुखी का अर्थ क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी मानव जाति के लिए कितना लाभदायक है और ज्वालामुखी मानव जाति के लिए कितना हानिकारक है। अर्थात ज्वालामुखी का लाभ और हानि, यानी कि ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी विश्व में कहाँ कहाँ होते हैं और ज्वालामुखी से लाभ और हानि। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट। ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुंह से आग निकलती हो, यानी कि जिसके मुख से आग निकलती हो। ठीक है, उसे ज्वालामुखी अर्थ है। ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ठीक है, चलिए अब देखिए ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ प्राकृतिक दरार व छिद्र है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी का अर्थ है, ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक दरार व छिद्र है, यानी जो हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे जो अचानक से दरार फट जाते हैं या छिद्र बन जाता है और उसके मुख से कुछ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी का उद्गार, यानी ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, जहां पर भूतल कमजोर होता है, एस्थिनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। यानी कि एक लेते हैं, देखिए जैसे हमारी क्या है, अर्थ, पृथ्वी, और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ये, और ये बीच का हमारा क्या है, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, और ये क्या है हमारा मेंटल। ठीक है, यानी कि ये भूपर्पटी, परपटी है, और ये मेंटल है, और ये क्रोड। तो ये जो होता है मैग्मा, लावा होता है, भरा होता है। ठीक है, और ये हमेशा लिक्विड होता है, तो इतना हार्ड होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये जैसे कि उबलता रहता है। तो जहाँ का भूतल कमजोर पाता है उसे तोड़ के बाहर निकल जाता है। तोड़ के बाहर जब निकल जाता है तो ये मैग्मा जो है उस छिद्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी के नीचे का भाग है और ये पृथ्वी के ऊपर का भाग है, तो ये यहाँ का धरातल तोड़ के जब बाहर निकलता है तो अपने साथ जितना मैग्मा होता है, जिसे हम लावा भी कहते हैं, वो निकल के बाहर भूतल पे आके इकट्ठा होने लगता है। समझे? तो ये तो है उत्पत्ति, समझ गए आप कि कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही कि एक भगोना में या किसी में पानी उबाल रहे हैं, गैस पे रख दिए, पानी उबाल रहे हैं, ढक्कन लगा दिए, तो ये उबलते उबलते क्या करता है, देखते हैं आप, ज़्यादा तेज खोलता है, उबलता है, तो ये ढक्कन गिरा देता है, क्या करता है ना। तो वैसे ही ये क्या करता है, मैग्मा जो होता है इसमें का उबलता है, लिक्विड है ना यहाँ का, तो ये क्या करता है कि ये जहाँ का उबलते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, और जहाँ का भूतल कमजोर पाता है तोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। यानी कि क्रियाशीलता, सक्रियता के आधार पे, इनके कार्य के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉल्केनो। देखिए
सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा बाहर निकलता रहता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए इटली के एटना एवं इस्तांबुली ज्वालामुखी, अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। देखिए यहाँ पे आपको ये इस्तांबुली ज्वालामुखी जो है ये क्या है कि भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसमें सदैव हमेशा उद्गार होने से आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा प्रकाशमान होता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है। यानी आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, कहीं आपसे पूछ दिया जाएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे इस्तांबुली ज्वालामुखी को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अमेरिका का जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका में है। ओके, ये दक्षिणी अमेरिका में है और ये पूरे संसार विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस तरह हमारा सक्रिय ज्वालामुखी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे है सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेट वॉल्केनो। देखिए ये क्या है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ है ज्वालामुखी, तो जो हमेशा लावा बाहर निकलता रहता है उसे तो सक्रिय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा न निकल के कभी कभार निकलता है उसे हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जो एकदम नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है, वो हजारों हजारों साल से वो बंद है, वहाँ पे एक भी बार हजारों सालों से वहाँ पे आपका उद्गार नहीं हुआ है, उसके मुख से कुछ भी बाहर नहीं आता है, उसे हम थर्ड प्रकार का ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो चलिए देखिए सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण देख लेते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस जो आपका है ज्वालामुखी है, ये दोनों सुप्त ज्वालामुखी है। इनके मुख से कभी कभार ही लावा बाहर आता है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी। बच्चों देखिए तीसरा हमारा है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। देखिए शांत ज्वालामुखी को और भी नाम से हम जानते हैं, जिसे हम मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है। अर्थात ज्वालामुखी पहले था जिसमें से लावा निकलता था, लेकिन वो धीरे 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 हजारों साल पहले ही हुआ था, जो कि अब शांत हो चुका है। उसमें से अब कुछ भी बाहर नहीं आता है और ना ही आने की संभावना है। और उसका मुख, जैसे आप देखिए ये पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी है, तो ये कभी उद्गार हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे शांत हो गया। इसका मुंह जो अन्य पदार्थों से भर गया, ठीक है। भरने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे पानी भर गया, जिसे पानी भर गया और ये बन गया क्रिएटर झील। क्रिएटर झील उसे कहते हैं जो पहले तो वॉल्केनो था, ज्वालामुखी था, लेकिन ज्वालामुखी जब धीरे धीरे शांत हो गई और उसका मुंह पानी से भर गया तो उसे क्रिएटर झील कहते हैं। अब देखिए ये क्रिएटर झील जो है आपका, इसका उदाहरण है म्यांमार का पोम्पा झील तथा संयुक्त अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रिएटर झील। ये सब क्या है, आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अब देखिए ज्वालामुखी जो है आपका, ज्वालामुखी के क्षेत्र देख लीजिए कि ज्वालामुखी कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। देखिए इनके मुख्य रूप से ज्वालामुखी के क्षेत्र जो है, पेटियां जो है निम्नलिखित है, जिसमें से मेन हमारा है फर्स्ट है प्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी।
जहाँ पे ये सब पेटियां देख रहे हैं ना, तो ये जान लीजिए कहाँ पे अधिक होती हैं। जहाँ मोरदार पर्वत है, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र पे पाए जाते हैं। अब देखिए मानव जीवन में इसका प्रभाव क्या है। कुछ लाभकारी प्रभाव भी है, कुछ हानिकारक प्रभाव भी है। तो लाभकारी प्रभाव में लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल की अच्छा पैदावार होता है। तो ये तो मानव जीवन पे लाभकारी प्रभाव हुआ ना। चलिए अब ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लोहा, खनिज आदि ऊपर आते हैं। ज्वालामुखी में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ज्वालामुखी के कारण मिलते हैं ना। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापी बिजली का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे अधिक ताप होता है, उसमें क्या करते हैं? भूतापी बिजली का निर्माण करते हैं। देखिए क्रिएटर झील के बनने पर जो होता है, मान लीजिए ज्वालामुखी का यहाँ क्रिएटर झील बन गया, तो उससे क्या होगा? पर्यटक स्थल बन जाते हैं, वहाँ पे लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, झील का पानी सिंचाई के काम भी आ जाता है। तो ये सब क्या है? मानव जीवन पे लाभकारी प्रभाव है, लेकिन अब उसके साथ साथ हानिकारक प्रभाव भी है। चलिए देख लेते हैं उसका भी हानिकारक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे, जैसे अब यही है ज्वालामुखी निकल रहा है, तो अब इस विस्फोट के कारण ये जाएगा, जहां भी गिरेगा तो इसके नीचे पड़ने वाले जीव जंतु वनस्पतियां जो होते हैं दब जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्राय जो नदी के भाग होते हैं ना, वहाँ पे प्राय भूकंप आते रहते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रभाव क्या है। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। यानी जब लावा निकलता है तो सैकड़ों मीटर जो होते हैं, किलोमीटर तक के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है। मान लीजिए समुद्र है, अगर इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है? इसका पानी उबलने लगता है, जिसे हम बड़वा नल कहा जाता है। बड़वा नल का नाम तो सुने होंगे। बड़वा नल जो होता है, आपने ये सीरियल में भी यानी पुरानी प्राचीन बुक में भी इसका नाम सुना होगा। ठीक है, पानी में लगने वाले आग को बड़वा नल कहते हैं। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जंतु जैसे मछलियां हैं और भी बहुत सारे जीव हैं जो समुद्र में आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत वो मर जाते हैं। और देखिए ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें, जैसे हमारा ज्वालामुखी अब निकलेगा तो इसके साथ खनिज पदार्थ के साथ साथ लावा के साथ साथ कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। तो बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो? आपको समझ में आया? अगर ना आया तो एक बार फिर से दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ है? ठीक है, तो चलिए हम ही बता देते हैं भारत में ज्वालामुखी कहाँ है। भारत के ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप यानी अंडमान, ये जो है आपका भारत का अंडमान निकोबार द्वीप, इसमें बैरन द्वीप है, उसी में आपका ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके।